Hello students, how are you? I am Shruti ma'am. Welcome to our channel शिव राइजिंग स्टार एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हमने गॉस लॉ देखा और अब इस लेक्चर में उसके एप्लीकेशन देखने वाले हैं हम। ओके, तो गॉस लॉ के डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। ओके, जब किसी सरफेस के ऊपर चार्ज होता है और उस चार्ज की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, गॉस लॉ भी यूज करते हैं। इसको फाइंड करने के लिए हम कूलम्ब्स लॉ भी यूज करते हैं, लेकिन इससे क्रिटिकल होता है कूलम्ब्स लॉ से। तो हम गॉस लॉ इसके ऊपर इजीली फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस लेक्चर में हम गॉस लॉ के एक एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्पेरिकल शेल और होलो स्फीयर। ओके, तो हमको क्या करना है, हमको एक होलो स्फीयर कंसिडर करना है। ओके, देखो ये रहा आपका होलो स्फीयर। ओके, अब देख पा रहे हैं ना, देखो ये रहा आपका होलो स्फीयर और इस होलो स्फीयर के ऊपर चार्ज है। ओके, दिस सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर चार्ज है और इस चार्ज की वजह से जो इसके सराउंडिंग को, देखो ये होलो स्फीयर है। ओके, यहाँ पे चार्ज है और इसकी वजह से जो सराउंडिंग है उस सराउंडिंग को इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसके सराउंडिंग को। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इसके सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो देखो ये होलो स्फीयर है, अब देख पा रहे हैं ना इसके अंदर कुछ नहीं है। इस यहाँ से होल देख रहा है आपका, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस हो रही है फाइंड करना है हमको। तो इसके सरफेस सरफेस है ना जो ऑरेंज दिख रहा है, उसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इसको भी फाइंड करना है, और उसके सराउंडिंग को। ओके, जो यहाँ पे वहां पे भी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ये भी फाइंड करना है हमको। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। ओके, यहाँ पे सपोज हमारा चार्ज यहाँ पे है Q और इसकी वजह से सराउंडिंग है, सपोज यहाँ पे हमको ये पेन की नीब दिख रही है, वहां पे जो पॉइंट है वहां के पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है हम फाइंड करते हैं। ओके, तो ये हमारा होलो स्फीयर है। ओके, और इस होलो स्फीयर की वजह से जो इसके आउटसाइड पे जो पॉइंट है P, वहां पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इस चार्ज की वजह से। चार्ज हमारे यहाँ पे है और इस चार्ज सरफेस पे पूरा होलो स्फीयर का सरफेस है, सर्कल दिख रहा है आपको, होलो स्फीयर का सरफेस है। इसके सरफेस के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इस सरफेस के बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और इस सरफेस के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये हम निकालेंगे। अब चलो देखते हैं। और ये पॉइंट P है जो स्फीयर है उसके आउटसाइड है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब गॉस लॉ किसी भी बॉडी के ऊपर जब हम अप्लाई करते हैं तो इसके लिए कोई कंडीशंस होती हैं। तो उसके लिए कंडीशन है कि जो पॉइंट है वो गॉसियन सरफेस से पास होता हो और वो गॉसियन के सरफेस के ऊपर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो पॉइंट P है वहां से गॉसियन सरफेस, सर्कुलर गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। देखो ए और ये डायग्राम सेम है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस डायग्राम में जो पॉइंट P है वहां से हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया ताकि हम इसके ऊपर गॉस लॉ अप्लाई कर सके। जो सेंटर है इस स्फीयर का, वहां से जो पॉइंट P है उसका डिस्टेंस R1 है और इस जो स्फीयर है उस स्फीयर की रेडियस कैपिटल R है। ओके, और जो पॉइंट S इसके अंदर है, स्फीयर के अंदर, उसका डिस्टेंस जो सेंटर है उससे R2 है। ओके, तो हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की ई बार की डायरेक्शन है वो हमेशा आउटवर्ड होगी। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ से ऐसी है कि ई बार, और जो एरिया वेक्टर होता है
तो उसकी भी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, सरफेस को नॉर्मल होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। ओके, देयरफॉर जो इसके बीच जो एंगल बनेगा ई बार और जो एरिया वेक्टर है ds बार, तो इसके बीच जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 0 एंगल होगा। ओके, क्योंकि बोथ की डायरेक्शन सेम है। ओके, बोथ आर इन अ सेम डायरेक्शन। तो हमने पॉइंट P पे जो एरिया एलिमेंट, स्मॉल एरिया एलिमेंट ds कंसिडर किया है, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन इन सेम डायरेक्शन है, और उसके अंदर जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री है। ओके, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे हमने स्मॉल एलिमेंट ds कंसिडर किया है, तो इसका फ्लक्स भी क्या होगा, स्मॉल एलिमेंट का डी फाई इज इक्वल टू ई बार इंटू ds बार। ओके, और इस डॉट प्रोडक्ट को जब हम ओपन करते हैं तो क्या आता है, डी फाई इज इक्वल टू ई ds इंटू कॉस थीटा। जब हम डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो तब क्या आता है, कॉस थीटा आता है वहां पे। ओके, पर ये दोनों एक क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, और इसके बीच जो एंगल है वो क्या है, 0। तो यहाँ पे हम जो हमारा थीटा है वो क्या है, 0 है। तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1, दैट इज डी फाई इज इक्वल टू ई ds। ओके, तो ये हुआ स्मॉल एलिमेंट का ds, जो स्मॉल एलिमेंट हमने कंसिडर किया है। तो ये इसका फ्लक्स है। जब हमको इस होल जो सरफेस है इसका फ्लक्स फाइंड करना है, ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। दैट इज इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए ds। जब हम डी फाई को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू, और ये क्या है, क्लोज लूप है, तो इसके लिए क्लोज इंटीग्रल ई ds। तो और हमको पता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हमने फाई की जगह क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट रखा। दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई ds। ओके, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जो ई है वो यहाँ पे कांस्टेंट है, इसी वजह से इसको हमने बाहर निकाला, क्लोज इंटीग्रल ds। ओके, दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ds। तो ये क्या है, स्फीयर है, और जो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस है r कितना है, r1 है। तो इसकी वजह से e इंटू 4 पाई r1 स्क्वायर। ओके, तो हमको e फाइंड करना है, तो इसको इधर ले जाते हैं। e आउटसाइड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r1 स्क्वायर। दैट इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। That is 1/4 pi epsilon naught q upon r1 square। ओके, तो यहाँ पे इस पॉइंट P पे जो स्फीयर के आउटसाइड है, यहाँ पे जो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ द चार्ज, स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इसको हमने फाइंड किया, वो कितनी आई, E outside is equal to 1/4 pi epsilon naught q upon r1 square। That is r1 is the distance between the origin of the sphere and this point P। Okay? अब हमको क्या करना है, इसके स्फीयर के सरफेस के ऊपर इस पॉइंट Q यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होती है ये हमें फाइंड करना है। सेम ही प्रोसीजर होगी जैसे हमने आउटसाइड फाइंड की, वैसे ही सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी होगी सेम, बट यहाँ पे एक डिफरेंट है, वो क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। जो इस पॉइंट P का डिस्टेंस डिफरेंट था, दैट इज r1 था, इस पॉइंट P का फ्रॉम ओरिजिन r1 था, और जो पॉइंट Q है उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना है, r। तो सिर्फ डिस्टेंस का ही चेंज होगा इसके, तो बाकी सेम ही होगी। तो यहाँ तक तो सेम ही आ जाएगा। फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई ds, तो फाई इज इक्वल टू ई, और जो ds है क्लोज इंटीग्रल ds क्या होगा, तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो कितना होगा, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। जो कैपिटल R है वो क्या है, जो स्फीयर है उसकी रेडियस है, और जो पॉइंट है उसके सरफेस उसका
उसके ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो r है। तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4πr²। तो हमको क्या फाइंड करना है, ई फाइंड करना है। और जो फाई होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, Q/ε अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो हम इसको अरेंज करते हैं और क्या आता है फाइनली हमको, ई सरफेस, जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ई सरफेस इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R²। ओके, आई बात समझ में बच्चों? तो यहाँ पे हमको क्या करना है, कंपेयर करना है जो आउटसाइड है और जो सरफेस है, इसके बीच तो क्या है 1/4πε0 1/4πε0 बोथ आर सेम। ओके, कांस्टेंट है वो सेम है, जो चार्ज है वो भी सेम है Q, बट डिफरेंट क्या है, जो उसका डिस्टेंस है, जो पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, जो स्फीयर है उसके ओरिजिन से, दैट इज R1 जो आउटसाइड है, और जो सरफेस के ऊपर है तो उसका डिस्टेंस क्या है R। तो यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस का चेंज होता है दोनों फॉर्मूले के बीच में, बाकी सब सेम होता है। अब हमको क्या फाइंड करना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस सरफेस के, स्फीयर के सरफेस के ऊपर चार्ज है, उसकी वजह से जो इसका स्फीयर का सरफेस है इनसाइड, तो वहां पे एक पॉइंट S है और वहां पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है फाइंड करना है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आते हैं। तो चलो, ये स्फीयर है, आपको दिखाई दे रहा होगा, और इस स्फीयर के अंदर, जो यहाँ से अंदर, इसके अंदर जो पॉइंट है, इसके अंदर जो पॉइंट है वहां पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये हमको फाइंड करना है। तो हमने क्या फाइंड किया, जो इसके आउटसाइड सराउंडिंग को इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वो फाइंड किया, इसके सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इसको फाइंड किया। तब अब हमको इसके अंदर, ओके, जो ये बॉल है इसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड होगी वहां पे प्रोड्यूस, वो फाइंड करना है। तो इनसाइड दिस स्फीयर वहां पे चार्ज कितना होगा, वहां पे चार्ज 0 है। ओके, तो इसके सरफेस के ऊपर चार्ज है, उसके सरफेस के ऊपर चार्ज है, तो इसके अंदर चार्ज नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पे चार्ज कितना होगा, यहाँ पे चार्ज 0 हो जाएगा। तो जब वहाँ चार्ज ही नहीं होगा तो अब हमारा फ्लक्स क्या होता है, Q/ε। जब यहाँ पे हमारा Q ही 0 आ जाएगा तो हमारा फ्लक्स क्या होगा, ऑटोमेटिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। और जब फ्लक्स 0 होता है तो वहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी। चार्ज 0 है, इसकी वजह से यहाँ पे फ्लक्स 0 है, और जब फ्लक्स 0 है इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। तो जो सरफेस है, जो होलोस्फीयर है, इसके अंदर का जो पार्ट है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, मीन्स वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, सिर्फ इसके जो सरफेस पे और जो आउटसाइड है सरफेस के सराउंडिंग वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो आई बात समझ में? अगर ये वीडियो आपकी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।